हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोरोना चल रहा है, आपको पता है ना, और बड़े भयंकर रूप ले चुका है। थोड़ा सा बच के रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। और जो लोग आज पेपर देने जा रहे हैं, आज या कल घर से निकल रहे हैं, उनको थोड़ा समझा दीजिएगा, मास्क वास्क प्रॉपर लगाएं और हाथ को प्रॉपर वे में सैनिटाइज करते रहें। एक सैनिटाइज की शीशी अपनी जेब में रखें, क्योंकि भैया बहुत ज़रूरी है इस समय सभी को, और आपके लिए भी ज़रूरी है। आप भी बाहर कम निकलो, अपनी दोस्ती यारी कम करो, थोड़ा घर में रहो सेफ। ये मंथ, सितंबर का मंथ वैसे भी कोरोना ना भी होता तो भी सबसे ज़्यादा बीमारियों का मंथ होता है ना। इसमें बहुत सारी छोटे छोटे बीमारी होते हैं, है ना। तो वो सब क्या होता है, विकराल रूप ले लेते हैं यदि हम उनको ध्यान उन पर नहीं देते हैं। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने को सेफ रखें इस कोरोना के काल में। और फिर जैसे ही एक अच्छा समय आएगा, हम सब एक दूसरे से गेट टुगेदर करेंगे, और तब मैं पूछूंगा भाई कैसे हो, तो आपका जवाब आएगा यस सर फाइन। तो राइट ना। तो फिलहाल आज की बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। देख भाई, सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं अपनी उसी बात पर जहां पर हमने आपको लास्ट क्लास में छोड़ा था, बोर का सिद्धांत व डी ब्रोगली की धारणा। यहीं पर मैंने तुम्हें छोड़ा था और मैंने कहा था कि डी ब्रोगली के अनुसार नाभिक के चारों ओर चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉन का तरंग रूप होता है। ये कौन बोलता है? डी ब्रोगली बोलता है। मैंने सब समझाया था तुम्हें, फिर भी मैं दोबारा भी समझाऊंगा। जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कोषों में प्रवाहित होता है, ठीक है ना। एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये थी, यदि इलेक्ट्रॉनों को तरंग माने तब बोर की क्वांटम शर्त जो उसने अपने सिद्धांत में दी है उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि वृत्ताकार कोष की त्रिज्या r है तो इसकी परिधि, यानी हिंदी में परिधि बोलते हैं तो इंग्लिश में सरकमफ्रेंसिस बोलते हैं, वो 2πr होगी। तो बोर की परिकल्पना के अनुसार हम जानते हैं कि mvr इक्वल टू NH/2π है, ये परिकल्पना है। लेकिन ये कैसे प्रूव हुई, है ना, ये कैसे आ गई सारी कहानी। तो इस कहानी को मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। अब मैं वापस से वहीं से तुमको चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मुझे आपको ले चलना था। देख भाई, हमने लास्ट क्लास में 2-3 बारी बात समझा दी थी, वापस से समझा रहा हूँ, दिस इज लास्ट चांस। आप ये देखो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन है। मैंने लास्ट क्लास में भी बात समझाई थी कि कोई चीज़ का प्रोपेगेशन क्या होता है। प्रोपेगेशन जो है आपका वो ये कि मान लिया ये कोई पाथ है, इस पाथ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो वो ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये पाथ है ना, अलग अलग है ना। कोई ऐसे आ रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, ये तमाम है। और ऐसा हम ध्यान रहे पार्टिकल नेचर के अंदर नहीं कर सकते। पार्टिकल नेचर में खास बात है कि उसमें एक न्यूक्लियस के सराउंड एक ही पार्टिकल मूव करेगा। वेव वगैरह में तो हम कर सकते हैं कि ऐसे कई सारी वेव दिखा सकते हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये जो प्रोपेगेशन है, जिसको हिंदी में हम संचरण बोलते हैं, एक्सिस यानी अक्ष के अलोंग, यही संचरण जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी जो एक पथ पर इलेक्ट्रॉन का जो आपका प्रोपेगेशन है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन कहलाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, वेव है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रो से रिलेटेड भी कुछ बात हुई होगी, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, राइट। तो इसमें बहुत सारी बात वेव मैकेनिक्स के अंदर और भी बहुत जगहों पर फिजिक्स में होने वाली है विस्तार के साथ। हम तो केवल इतनी बात समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो द्वैतीय प्रकृति है, वो द्वैतीय प्रकृति कैसे आई, मेरा सिर्फ इतना क्या है समझाना है। तो उसमें सबसे पहली बोर की धारणा थी। उन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल एक न्यूक्लियस के सराउंड, जैसे न्यूक्लियस यदि मान लिया जाए न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और उसके सराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा, तो एक स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब एक सरकमफ्रेंसेस, कितनी सरकमफ्रेंसेस 2πr, उसके अकॉर्डिंग एक ऐसे चक्कर लगा रहा है, पहले सेल फिर दूसरे सेल, ऐसे वो उन सेलों में उपस्थित हैं और घूम रहे हैं एक सर्कुलर मोशन में। ये बात बोर ने बोली। डी ब्रोगली आए, उन्होंने बोला कि जब सारा मास न्यूक्लियस में ही है, ये बात मैंने तुम्हें समझा भी दी, दिखा भी दी, ढंग से समझाइए, इसलिए आप वीडियो देखें, सब वीडियो कनेक्ट करें। तो हम पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ गए, ध्यान रखना। अभी मैं पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्यों आया हूँ, क्योंकि इसके बिना मैं वापस पीरियोडिक टेबल में नहीं जा सकता। अब मैं वापस जब पीरियोडिक टेबल के अंदर इंटर करूंगा
तब तक मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर ही है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, तो जो सर आपको जब पढ़ाएंगे, है ना, तो वो क्या करेंगे कि फिर वो भी आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा कि मेरे भाई कि जब डी ब्रोगली आया, उसने बोला कि मास जो है, जब पूरा सेंट्रल जो है उसका न्यूक्लियस है, सब कुछ वही है, तो और इलेक्ट्रॉन का मास लगभग ना के बराबर है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में बिना कंपन किए कैसे घूम सकता है यार। हल्की चीज है, एक भूसे के तिनकों को भी यहाँ छोड़ो और बोलो कि मेरे इसी अंगूठे पर गिर जाए, संभव ही नहीं है यार। तो बहुत हल्की पार्टिकल वाली चीजें जिनके मास बहुत कम है, उनमें वेव नेचर है। और वेव नेचर ऐसा नहीं, वेव नेचर तो उन्होंने कहा हर चीज में है, लेकिन मास के बढ़ने के साथ साथ जो वेव नेचर है वो कम होता जाता है। बस इतनी बात आपको समझनी है, राइट ना। तो इसका मतलब है कि दो थ्योरीज यहाँ पर आ गई, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। क्लियर हुआ? अब ये भूलोगे नहीं। अब वेव कोई ट्रैवल करती है किसी भी पाथ पर, वो जब प्रोपेगेट होती है, संचरित होती है, तो उसमें एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है और ये भी मैक्सिमा से बीच की दूरी, वो वेवलेंथ यानी लैम्डा कहलाती है, ठीक है। उस पाथ पर जिस पर वो ट्रैवल करती है, उस पर एक सेकेंड में वो जो ये कट कर रही है जितनी बार उस पाथ को, ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी को 1/t, टी क्या है? आपका टाइम पीरियड है, राइट ना। तो वो टाइम पीरियड का मतलब ही यही होता है कि वो जो पाथ है ना, उस पाथ पर वो एक सेकेंड्स के अंदर बार बार उस पाथ को क्या कर रही है? कट कर रही है, तो वो फ्रीक्वेंसी है, साइकिल पर सेकेंड। अब ये जो तुम्हारे पीक है, इस पीक तक का जो तुम्हारा डिस्टेंस है नीचे से, उस पाथ से उस पीक तक का, वो आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये सारी बातें हमने तुम्हें समझा दी थी। आपके पास थ्योरी सीट भी पहुंच चुकी है, आपके पास थ्योरी सीट का पीडीएफ भी पहुंच चुका है, आप आसानी से उसको घर में पढ़ के अब समझ सकते हैं। और वैसे मैं बार बार एक बात बोलता रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, 5वें लेक्चर तक पहुँच चुका हूँ, तब भी ये बात बोल रहा हूँ और आगे भी कुछ बोलता रहूँगा। लगभग अब बोलना कम कर दूंगा। बस ये है कि 6 से लेके 10 तक और स्पेशली 8, 9, 10 में आप ऐसी छोटी छोटी बातें 10 बार पढ़ चुके हैं, इसलिए कुछ कठिन नहीं होता है। आप अपने मन में निकाल दो, कठिन तो है ही नहीं। बस हम चीज़ों को क्या करते हैं, थोड़ा सा पिक्चराइज फॉर्म में लाते हैं, तो थोड़ा समझाना मेरे लिए क्या होता है, आसान होता है, आपको मैं दिखा पाता हूँ। तो देखो, ये है बोर का प्रिंसिपल, अभी हमने जो समझाया, और ये है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली का मतलब ये सर्किल नहीं देखना, उसी सर्किल पर जो इलेक्ट्रॉन एक कंटिन्यूअस फंक्शन में घूम रहे हैं, ब्रेक नहीं होना चाहिए। कोई भी वेव चल रही है कंटिन्यूअस, ऐसे 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 कुछ भी चलाओ तुम, जरूरी नहीं तुम बहुत छोटे छोटे बहुत सारे बना लो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसी ये ऐसे कंटिन्यूअस आना चाहिए। देखो, अब यदि तुमने ऐसे छोड़ दिया तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आपको कंटिन्यूअस रखना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा ऐसा कंटिन्यूअस बनाना है। तो आप फिर से बनाओ, ऐसे 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 ऐसे, जैसे मन करे ऐसे बनाओ, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस आना चाहिए, राइट ना। ये बात डी ब्रोगली और बोर के अकॉर्डिंग हो गई। अब मैंने इन दोनों को क्लब किया, मिलाया। उससे पहले मैंने ये भी बात तुम्हें समझाई थी कि एक हमने तुम्हें हर्डल का एग्जांपल लिया था कि कोई चीज़ एक बहुत स्मूथ भागना है 100 मीटर, एक 10 मीटर के हर्डल लगे, तो भैया बार बार तुम जब जंप करोगे तो फिर क्या होगा, एनर्जी खर्च होगी ना। और वो जो कट करोगे, जंप करो मतलब उस पॉइंट को कट कर रहे हो बार बार, तो जितनी बार आप 100 मीटर तक जाने में 10 बार किसी पाथ को कट करो, ऐसे करके 1, 2, 3, 4, मान लो इतनी बार कट किया, इतना ही बड़ा पाथ है, और इसको तुमने 2 ही बार कट किया, तो फिर यहाँ लेमडा ज़्यादा आएगी, यहाँ लेमडा कम आएगी। तो ये जो प्रोपेगेट होती है लाइट, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपेगेट होती है, वेवलेंथ के साथ। अलग अलग बहुत सारे क्या होते हैं, कंडीशंस होते हैं, अलग अलग टाइप्स की बहुत सारी वेव्स होती है, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखने को मिलेगा। तो ये क्वेरी और ये क्यूरोसिटी भी बनी रहनी चाहिए कि और भी इसमें क्या हो सकता है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में सीखने को मिलेगा। हमारा काम जहाँ तक था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब हमने तुम्हें यहाँ ये भी बता दिया कि यदि 700 नैनोमीटर दिखाई दे रहा है, वहाँ 700 नैनोमीटर पर मैंने टिक किया है, हाँ 700 नैनोमीटर जो ये तुमको दिख रहा है, ये वेवलेंथ है, ये मान लेते हैं ये वाला पार्ट हो गया। फिर 400 नैनोमीटर मान लेते हैं ये वाला पार्ट हो गया।
तो इसका मतलब है कि एक पाथ को कई बार यहाँ पर आपने कट किया है और यहाँ पर एक पाथ को आपने कम बार कट किया। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी और लेमडा एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन रखते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनवर्स रिलेशन है। अब इनवर्स रिलेशन रखते हैं तो अब ये लाइट है, ये कैसे चलती है? स्पीड ऑफ लाइट चूंकि कांस्टेंट वैल्यू है, आप अपना काम उसी से स्टार्ट करते हैं। बाकी फिर मैंने क्या कहा, ऑलवेज आप स्पीड ऑफ लाइट से हर चीज नहीं चला सकते, क्योंकि हर पार्टिकल या बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकलों में से भी कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो स्पीड ऑफ लाइट के नियर बाय हो सकते हैं, उसको तो पकड़ तो सकते ही नहीं है, राइट ना, क्योंकि उस स्पीड से चलना इतना आसान नहीं। इतनी एनर्जी कहाँ से आएगी भैया, एनर्जी भी तो चाहिए होगी। हमको कब भागो, अरे भाई भागो क्या, भागने का मतलब हमारी एनर्जी भी तो होनी चाहिए यार। हम ताकि अब मान लो कोई वर्ल्ड का 1 बोल्ट है, मान लो बहुत बार उन्होंने 100 मीटर 200 मीटर में स्वर्ण पदक ले गए ओलंपिक के अंदर, तो क्यों ले जाते हैं? इसका मतलब उसका एनर्जी लेवल बहुत हाई है यार। वो जितनी एनर्जी लगा रहा है ना भागने के दौरान, उतनी एनर्जी दूसरा उसके साथ कॉम्पिटिटर नहीं लगा पा रहा है। यही खेल है, खेली एनर्जी का है सारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी चीजें एनर्जी के अकॉर्डिंग है, राइट ना। तो यहां पर मैंने यही बात बोली कि अब ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये वेवलेंथ है, इनवर्स है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो तेज भागा, वो जो भाग गया बहुत तेज, इसका मतलब उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा, क्योंकि एनर्जी बहुत लगा दी उसने, राइट ना। यही खेल होता है। तो हर चीज स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकती है, इसलिए आपको जब आप एक जर्नल इक्वेशन लिखते हैं तब तो न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा लगाएंगे, लेकिन यदि कोई नॉर्मल कंडीशन है तो आप उसकी जगह वेलोसिटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये चीज हमने तुम्हें यहाँ समझा दी, क्लियर। लास्ट क्लास में भी समझा दी थी, केवल रिकैप कर रहा हूँ कि आपको मैं ये समझा पाऊं कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में क्या डिफरेंस है ना। अब मुझे लगता है काफ़ी हद तक मैं सफल हो चुका हूं, और काफ़ी हद तक मैं ये भी बताने में सफल हो चुका हूं कि फ्रीक्वेंसी और लेमडा में क्या रिलेशन है, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो ये सारी बात जब हम बता चुके तो फिर हम वापस से अपनी जगह पर आते हैं, बोर की थ्योरी और डी ब्रोगली की थ्योरी पर। तो क्या कहता है बोर की थ्योरी? बोर की थ्योरी में देखो ये साफ लिखा है, मैं लास्ट क्लास समझा, अलाउड ऑर्बिट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्योंकि यहाँ देखो मैंने क्या बोला, ऐसा जरूरी नहीं कि ये तीन ही हो, मेरा मन करेगा तो मैं यहाँ से ऐसे 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 करूँ, तो मेरा मन है। ये जरूरी नहीं कि मैं ये तीन आपको मैक्सिमम दिखाऊं, कुछ भी संभव है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेमडा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेमडा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेमडा है, ऐसे करके ये लेमडा बनती चली जाएगी, इसीलिए हम एन लेमडा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आर आपको दिखाई पड़ रही है, ये देखो मैं सर्किल कर रहा हूँ, शायद वहाँ पर भी आपको आर दिख रहा होगा। ये सरकमफ्रेंसेस आपकी कितनी है, 2 पाई आर। तो इसका मतलब है कि दोनों की बातें जब कोरिलेट हुई तो एक इक्वेशन बनी 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा, करेक्ट है ना। यही बात यहाँ देखो, जब फॉरबिडन ऑर्बिट है, यानी जब ऑर्बिट छोड़ रहा है, यानी आपका पूरा ऑर्बिट ये कंप्लीट ही नहीं हुआ, देखो मेरा तीर देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, ये बिल्कुल छूट गया, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो इसका मतलब 2 पाई आर डैश इज नॉट इक्वल टू एन लेमडा डैश है, समझे ना। तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जो लाइन दिख रही है वो मैंने यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, वो वेव रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और वो जो है वो पार्टिकल नेचर की तरह इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा है। तो दोनों बातें आपको आई समझ में। अब इन्हीं दोनों बातों की इक्वेशन से हमने लास्ट क्लास में कुछ इक्वेशन भी इक्वेट की थी, E बराबर mc² और E बराबर h न्यू पर किया था ना। फिर mc² में h न्यू को हमने किससे बदल दिया था, तो न्यू बराबर c अपॉन लेमडा था, तो sc अपॉन लेमडा बदल दिया था। फिर हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके लेमडा इक्वल टू h अपॉन mc बनाया था। फिर जो बात अभी हमने थोड़ी देर पहले बोली कि हर चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकती, इसलिए हमको वहाँ v लिखना पड़ा, तो फिर हमारा इक्वेशन बन गया लेमडा इक्वल टू h अपॉन m। तो वहाँ पर mv क्या था, हमारा मोमेंटम, ठीक है। तो अब बात यहीं से फिर आगे बढ़ा ली जाए, क्योंकि अब लगभग सारी बात हमने तुम्हें अब अच्छे से समझा दी है, ठीक है ना। तो जो ये बातें हैं इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल आगे और भी देख लेते हैं, आ जाओ। देख बच्चा, पहले तो एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, बी ए डॉक्टर विथ इम्पल्स, है ना। तो डॉक्टर बनना है तो इम्पल्स के साथ बनते हैं यार। जब मेहनत करूंगा ना तो क्यों नहीं डॉक्टर बना के मानूंगा। 101% 11th से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को 4-4 बार बता रहा हूँ, वीडियो पर बता रहा हूँ, शूट करना पड़ता मेरे भाई, बहुत मेहनत होती है ना।
आपने तो देखा होगा गला भी खराब था उस समय, वीडियो शूट कर रहा था, तो यार ये कहीं ना कहीं इमोशनलिटी भी है यार, क्योंकि यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 11th के बच्चों के साथ जब इतनी मेहनत करूँगा तो आने वाले समय में उनको इतना स्ट्रांग बना दूंगा हाँ कि 12th से ही वो इतना स्ट्रांग बोलेंगे, कोई ताकत नहीं है। मैं चूँकि कोटा की चीज़ों को अच्छे से समझता हूँ और ख़ुद भी कोटा का हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें किसी मामले में कहीं पीछे छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, बीच बीच में थोड़ी बहुत बात जरूरी है यार, समझा करो, है ना। तो देखो अब हम लोग जब बात अपनी यहाँ बढ़ा रहे हैं मेरे भाई तो क्या है कि यही बात जो आपने डी ब्रोगली वाली अभी आज स्टार्ट से अपन ने यहीं से बात अपनी स्टार्ट करी थी, फिर अपन यहीं से बढ़ते हुए आ गए तरंग और बोर क्वांटम की शर्त और त्रिज्या आर करते हुए इसकी सरकमफ्रेंसेस यानी परिधि को 2πr मानते हुए की इक्वेशन बनाई, mv r = nh/2π। अब कर लेते हैं प्रूव। देखो यहीं से देखना, इसकी सरकमफ्रेंसेस कितनी थी 2πr और इक्वल टू क्या है एन लेमडा। लेमडा क्या है, ये बहुत सारे लेमडा, जरूरी नहीं हमने कहा ये तीन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आप हमने क्या बोला, एक आप चला रहे हो, आप उसको 10 बार ऐसे चलाओ, इसको ये तो वेव है। मैंने कहा कोई बहुत तेजी के साथ अपने पाथ को कट कर रही फट 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 फट, और कोई क्या है थोड़ा रुक रुक के आराम से आ रही है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं। तो हम वापस यहीं पर आ जाते हैं, अपनी बात को समझाते हैं। तो फिर इन दोनों की बातों से यहाँ जो हमारे सामने एक बात निकल के आई, पहले मैं इसको रफ करूँ, वो बात ये निकल के आई कि 2πr इक्वल टू क्या आया निकल के एन लेमडा आया। अब हम जानते हैं लेमडा इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया m इंटू वी, तो 2πr इक्वल टू एन एच अपॉन क्या गया एम वी। क्लियर है ना। अब मेरे भाई इसको इधर ले आओ, तो एम वी आर इक्वल टू आया एन एच अपॉन 2π। ये तुम्हारी जो है इक्वेशन आ गई, वो जो तुम यहाँ पर हमको बता रहे थे बोर की परिकल्पना के अनुसार आ गई ना, प्रूव हो गया ना। देखो रटना है ही नहीं, हमने क्या बोला, थ्योरी भी है ना, हम थ्योरी ही पढ़े हैं अभी तक 3 से 4-5 लेक्चर, लेकिन हमने उनमें भी कुछ अच्छी बातें समझाई हैं। मैंने कहा हर पॉइंट का अपना एक वैल्यू है और आपको धीरे धीरे ये बातें मेरी जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आने लग जाएंगी। हाँ यार सर बिल्कुल सही बोलते हैं। आगे आ जाओ। अब देखो इसी बात को, अब ये क्लियर है, अब इसको मैं रब कर सकता हूँ क्योंकि मुझे स्लाइड को ऊपर ले जाना है, ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स का ड्रॉबैक है। तो अब मैं यहाँ पर जब आया तो यहाँ देखो ये प्रूव हो गया mvr इक्वल टू, देख भाई सब इधर देख, मैं हट रहा हूँ पीछे, mvr इक्वल टू nh/2π। यहाँ mvr क्या, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का मतलब है कि जो mvr कोणीय संवेग है उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अब mvr कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणांक है, क्योंकि 2π मतलब पूरा एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री, एक पूरा रेवोल्यूशन करने में आपको 360 चलना होता है, तो वो h/2π का पूर्ण गुणांक होता है ना। 2π 4π ये इंटीग्रल मल्टीपल्स में होते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये होता है 2π 4π समथिंग, है ना। तो इनको इंटीग्रल मल्टीपल्स बोलते हैं। अलग अलग साइंटिस्टों की अलग अलग इंटीग्रल मल्टीपल्स वैल्यूज हैं और वो उन्होंने अपने कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल अप्रोच करके डिटरमाइन करी हैं, तो उस पर अपन कोई कमेंट नहीं कर सकते। अब यहीं से डी ब्रोगली के अनुसार तरंग संकल्पना बोर की परिकल्पना में समानता, ये बात निकल के आ गई। अब इन्हीं मैथों में से कुछ बात और मेरे पास थी, वो ये आ गई। एक पराबैंगनी तरंग की आवर्ती 12 × 10⁻16 साइकिल पर सेकेंड है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। यानी आपसे पूछा गया है कि एक पराबैंगनी तरंग की आवर्ती 12 × 10⁻16 साइकिल पर सेकेंड है, तो देन फाइंड वेवलेंथ, राइट। स्पीड ऑफ लाइट उन्होंने सेंटीमीटर पर सेकेंड में दे रखी है, 3 × 10⁸। बहुत सरल है। आपको आवर्ती पता है, ठीक है। जब आपको आवर्ती पता है मेरे भाई, तो गिवन क्या, पहले गिवन लिखा जाता है। तो गिवन आपका यहाँ म्यू कितना गिवन है, न्यू, सॉरी नॉट म्यू, है ना। 12 इंटू गिवन है आपका यहाँ पर न्यू 12 × 10⁻16 साइकिल पर सेकेंड। अब यूनिट नहीं लिखते, क्लियर है। इसी तरह जो सी है वो आपको गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट नहीं लिखते, वो सब लिखा हुआ है, सीधा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। अब तुमको फाइंड क्या करना, लेमडा। तो आपको पता है कि न्यू और लेमडा में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। कहाँ दिखाया था हमने, ये देखो यहाँ प्रूफ किया था। ये हमने तुम्हें इक्वेशन दिखाई थी, ये इक्वेशन दिखाई थी और इससे ये रिलेशन प्रूफ किया था, बाद में स्पीड ऑफ लाइट डाली थी। बोलो क्लियर है। वापस आ जाते हैं।
अब न्यू को जब हम हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब न्यू को हटाएंगे तो न्यू बराबर आ जाएगा सी अपॉन लेमडा। अब हमें लेमडा फाइंड आउट करना है, तो सी अपॉन आ गया न्यू। अब सी तुम्हारे को गिवन है 3 × 10⁸ यूनिट, ध्यान रहे यहाँ मीटर पर सेकेंड है, यूनिट का ध्यान रखें, हो सकता है सेंटीमीटर दिया हो तो उसको मीटर में लाना होगा, और यदि कोई चीज़ मीटर में है उसे सेंटीमीटर में ले जाना है, तो ये सब बातें आपको कैलकुलेट करना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हुआ, 10⁻² मीटर हुआ, करेक्ट। अब आ जाओ यहाँ पर आपका कितना साइकिल पर सेकेंड दिया, 12 × 10⁻16 साइकिल पर सेकेंड। सॉल्व करो, 3 4 जा 12, तो 1/4 × 10⁻- कितना आ गया 8, क्योंकि ऊपर जाएगा, डिवीजन लो, 4 का डिवीजन करोगे 0.25 × 10⁻−8, ये सब आना चाहिए इतना फास्ट कैलकुलेशन। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ठीक है ना। और ये बीच बीच में ये पॉइंट नहीं लगना है यहाँ, ये 1 था यहाँ। अब देखो इधर, तो ये जो तुम्हारा 0.25 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5 × 10⁻−9, ये तुम्हारा निकल के आ गया आपका। तो अब मुझे एंगस्ट्रॉम में ले जाना, जैसे यहाँ पर आंसर में एंगस्ट्रॉम है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻−10 मीटर है। बोलो भाई साहब, है, तो मुझे उसको एंगस्ट्रॉम में लेके जाना है, तो ले चलो। तो इसका मतलब है कि इसमें और बढ़ाओ, तो इसमें आ जाएगा 25 × 10⁻−10। अब ये एंगस्ट्रॉम के बराबर है, तो ये 25 A⁻0, यानी एंगस्ट्रॉम, ऐसे वही बोलते हैं, ये बहुत गलत वर्ड है मैथमेटिक्स की भाषा में, किसी की पावर 0 वैल्यू 1 होती है, राइट ना। तो तुम्हारा यहाँ आंसर हुआ 25 एंगस्ट्रॉम यानी 1। आई बात समझ में? छोटे छोटे सवाल हैं, धीरे धीरे, अभी तो वो सवाल लाऊंगा ना कि बिल्कुल मजा आ जाएगा, है ना। देखो, एक होता है बिल्कुल ऐसे गुगली, एक होता है फ्लिपर, एक होता है यार्कर, ये सब बड़ी खतरनाक बॉलें होती हैं, है ना। जो क्रिकेट खेलता है वो ज़्यादा अच्छा समझता होगा, है ना, क्योंकि आजकल क्रिकेट सबको आता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आजकल सब इंडिया में क्या है, हीरो हो चुके हैं, है ना, कोई नहीं बचा है जिसको ना आता हो ये सब बातें। तो अभी तो हम बहुत सीधी सीधी फेंक रहे हैं, सीधी, हल्का सा, कोई स्पिन ही नहीं डाल रहे हैं, सीधा बॉल ऐसे मारो छक्का, है ना। अभी धीरे धीरे इनमें थोड़ा गुगली डालेंगे, फ्लिपर डालेंगे, यार्कर डालेंगे, तब मजा आएगा। अभी टाइम है वहाँ पहुँचने में, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो अभी हम लोगों का कार्यक्रम यहीं से अब आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो मैं इसको अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा भाई, है ना। तो आपने एक बार देख लिया, ढंग से समझ लिया कि आपको वैल्यू दी थी, आपने वैल्यू पुट करी, आपसे जो आ गया वो आपने किया, और आपका आंसर यहाँ आ गया, कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है। अब ठीक है भाई, तो देखो ये क्वेश्चन अब आ गया। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, सोडियम प्रकाश के फोटोन का द्रव्यमान क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। यदि तरंग दैर्घ्य कितनी हो, तो तरंग दैर्घ्य आपकी हो 5894 एंगस्ट्रॉम, और आपका प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो। यूनिट ध्यान रखो, ये एंगस्ट्रॉम है, तो तुम्हें पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻−10 क्या है, मीटर, ये बात ध्यान रहे। और आपको H की वैल्यू भी 6.6 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड दी हुई है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि दोनों पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को मिला के एक इक्वेशन बनाई थी अपन ने, E = mc² और E = hν, न्यू = c/λ से इक्वेट करके। वो इक्वेशन यहाँ बोर्ड पर ले आओ, ये मेरा हाथ चल गया, है ना। तो इक्वेशन लाओ, क्या है वो इक्वेशन, λ = h/mv। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है भैया मास। तो मास को इधर ले लो, तो मास बराबर हो जाएगा h/λ × v, हो गया। अब तुम्हारे को h की वैल्यू ये दी गई है, देखो 6.6, वैसे यहीं तक ले लिया करो, एग्जाम में इतना लंबा तक नहीं जाना है, 6.6 लेके काम खत्म करना है। क्यों? क्योंकि अपन को इतना आगे जाने से अपने आंसर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो, इनटू 10⁻- कितना है 34, ये ध्यान रखो पावर का। डिवीजन में कौन है, लेमडा कहाँ है, 5894 × 10⁻10 इंटू में v कितना, वेलोसिटी 3 × 10⁸ है। अब v c भी लिख सकते हो, क्योंकि एक तरीके से प्रकाश का वेग दिया है, तो आप इस फार्मूले के अंदर λ = h/mc लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे आ जाओ, अब यहीं से मैं तुरंत सॉल्व करता हूँ। देखो 6.6252 डिवीजन में है 5894 इंटू कितना है 3, और ऊपर 10 की पावर देख ले क्या पहुँच गया, ये
8 ऊपर जाएगा तो ये -34 और -8 के साथ ये -42 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर 10 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है। इन दोनों को, क्योंकि ये 10 की पावर 42 बन रहा है, दोनों को जब अपन सॉल्व करेंगे तो -32 आ जाएगा। तो यहाँ -32 आ गया। क्लियर? फिर से वापस देख ले, 8 ऊपर जाएगा तो -34 और 8 मिला के कितना हो जाएगा? -42। तो वो -42 हो गया 10 की पावर। और इधर नीचे 10 की पावर -10 था, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +10 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? -32। अब इस पूरे को सॉल्व करना है। अब इतना लंबा लंबा करोगे तो दिक्कत आती है। तो इक्वेशन को इक्वेट करने से अच्छा है सीधा मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत टाइम खराब हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि पहले आप क्या करो, यहाँ पर लिखो 5 8 9 4 × 3, ये मल्टीप्लाई करो। अब ये मल्टीप्लाई में क्या होगा? 3 4 जा 12, है ना, या 3 चौक 12, हिंदी में बात कर ले। 3 चौक 12, 2 हासिल लगा 1, 3 9 27, 1 28 के 8 हासिल लगा 2, 8 3 24, 25 26 का 6 हासिल 2, और 3 5 15 और 2 17, ये आ गया। आ गया। अब यहाँ देख 17 6 8 2 को डिवीजन देना है 6 6 2 5 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 ले लिया। अब यहाँ से 4 दशमलव के बाद यदि आप 4 पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10 की पावर -4 आपका बढ़ जाएगा, है ना। ध्यान रहे, क्योंकि आप यहाँ लिख रहे हो 66252, यानी पॉइंट को हटा रहे हो तो 10.4, और ये पावर जो 10 -4 वाली है, ये 10 32 से जुड़ के ये 10 की पावर -36 हो जाएगी। ध्यान रहे। और अब जब तुम इसे डिवीजन में लोगे तो 17 का टेबल याद होना चाहिए, 17 का पढ़ा याद होना चाहिए, 17 17 17 दूनी 34, 17 3 51, तो 3 पॉइंट समथिंग 10 टू दी पावर -36 आता दिखाई पड़ रहा है। ढूंढो कहाँ है 3 पॉइंट समथिंग 10 की पावर -36। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर हो गया, है ना। देखो कैलकुलेशन, मेरा कैलकुलेशन देखो, उसको वॉच करना दोबारा, बड़ा फटाक से अपन ने किया है। अपन चाहे तो और तेज कर सकते थे, लेकिन अभी तुम 11th में छोटे छोटे हो तो तुम्हें मैं धीरे धीरे हर चीज़ बतानी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। तो अब हमारी बात यहाँ खत्म हो गई। अब आप इसको वॉच करते रहना, मैं इसको डिलीट करूंगा और मैं फिर वापस आगे बढ़ूंगा। अब आ गया परमाणु का क्वांटम यांत्रिकीय सिद्धांत। इनमें क्या क्या बातें हुई? इनमें इलेक्ट्रॉन की दैत्य प्रकृति, डी ब्रोगली इक्वेशन, इन सब पर अपन ने चर्चा कर ली। फिर इसके 2 आधारभूत सिद्धांत भी हैं। एक है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखो ध्यान से, एक हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और दूसरा जो है वो है सोडिंगर का। ये जो सोडिंगर वाला, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। पहले हमारे सिलेबस में हुआ करता था, आईटी में भी है ये। हम लोग आईटी वगैरह को जब पढ़ाते हैं तब इनको लिखते हैं। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी, जैसे वाइब्रेंट वगैरह में जब हम चीज़ों को इनको लेते थे तो हम बाकायदा इसको ड्राइव करते थे पूरी इक्वेशन को। अभी क्या नीट वगैरह में तुम्हारे में इतना ज़्यादा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी इसकी क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो सीधी इक्वेशन पर टीचर्स बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री वाले सर भी सीधी बात करेंगे, वो भी इन सब बातों को बताएंगे। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, और उस पर बात कर लेते हैं। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण की यथार्थ स्थिति तथा यथार्थ संवेग प्रयोगों द्वारा एक साथ ज्ञात करना असंभव है। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है, राइट। यही बात डी ब्रोगली ने बोली कि इतना सूक्ष्म कण जिसका मास लगभग ना के बराबर है, वो एक किसी बॉडी के न्यूक्लियस के सराउंड जब घूमेगा तो इस एकदम, तुम जो बोर कहता है एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये बात उसने बोली। फिर तमाम सारे कागज का लिया, कागज को ऐसे छोड़ा, बोला कागज को मैं यहाँ छोड़ूंगा, यहाँ गिर जाए, ऐसे करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आए। एक और मैं बात बहुत अच्छी बताने वाला हूँ। इस बात को बताने से पहले, जो डी ब्रोगली की इक्वेशन को और बड़े रूप में प्रमाणित करती है, कई साइंटिस्ट आए, कई नाम हैं, लेकिन एक बहुत प्रमुख नाम है डेविसन और जर्मर का। डेविसन और जर्मर ये 2 ऐसे साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने निकल की क्रिस्टल्स ले, निकल के, है ना, निकल एनआई के, है ना। आप जानते हो ना एनआई एटॉमिक नंबर कितना है? 28। हमने कहा था 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर, 1 से 20 तक एटॉमिक वेट रटे रहने चाहिए। तो निकल के क्रिस्टल्स ले, सरफेस बनाई उसकी, उस पर क्या किया, टंगस्टन का फिलामेंट लेके उसको गर्म किया। टंगस्टन अपन जानते हैं ना, क्रोमियम फैमिली में, हाँ,
क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। टंगस्टन का क्या लिया, फिलामेंट लिया, उसको गर्म किया। गर्म किया तो उससे इलेक्ट्रॉन के पुंज यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन गन उसको बोलते हैं। उसी को इलेक्ट्रॉन गन, जो एक दिन इलेक्ट्रॉन गन वर्ड बोल रहे थे ना कि इलेक्ट्रॉन गन से हाई स्पीड से बम्बार्डिंग की, वो मतलब ही यही है। तो यहाँ पर जो अपन ने हीट सप्लाई करी उसके अकॉर्डिंग, तो जब आपने उनको पुंज को, इलेक्ट्रॉन के पुंज को जब फिलामेंट टंगस्टन का लिया, उसको गर्म किया, गर्म करने से जो पुंज निकला यानी बीम निकली, जो इलेक्ट्रॉन गन है वो उस इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन गए और निकल के क्रिस्टल पर टकराए, तो फिर वही काम तुम अच्छे समझ रहे हो कि जब वहां टकराएंगे तो अंदर हलचल होगी, हलचल होगी तो फिर वहां से रेज निकलेंगी। जैसे याद करो एक्स रेज निकाल के दिखाई थी ना, कहां पर, मोज़ले के एक्सपेरिमेंट में। तो वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब रीड किया गया डेविसन और जर्मर के द्वारा, और उससे जब उन्होंने वेवलेंथ निकाली, तो वही वेवलेंथ जो उन्होंने डी ब्रोगली की इक्वेशन से निकाली, उसी निकल के मास के अकॉर्डिंग जो भी उनका एक मैथमेटिकल एनालिसिस था, मैं वहां भी जा सकता हूं परंतु शायद वो नीड नहीं है आपको, बस आपको इतना ही समझना है। तो वो जो वेवलेंथ है वो करीब करीब क्या हुई, सेम पाई गई। तो इसका मतलब ये बात डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दी कि जब आप टंगस्टन का फिलामेंट लेके उसको हीट करके जब इलेक्ट्रॉन्स के पुंज को, इलेक्ट्रॉन की बीम को निकलेंगी वो बीम, और बीम जब वो निकल के क्रिस्टल से टकराएंगी तो उसके बाद अंदर हलचल होगी, जो अंदर का जो चेंज होगा, क्या स्क्रीनिंग, कांस्टेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको निकालेंगे 22 लेटर रूल, अभी टाइम है वहां पहुंचने में। तो वो जो अंदर का चेंज होगा जब अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनों का, तो अंदर हलचल मचेगी। तो चूंकि हम अच्छे से जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर 28 है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो अंदर रह ही नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्या निकलेंगे, एक्सरेज, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वहां पर क्या हो रही है, वेव्स मिल रही हैं। उनका लैम्डा ले लिया गया डेविसन जर्मर के द्वारा, वो लैम्डा डी ब्रोगली की इक्वेशन से फिर उस लैम्डा को फाइंड आउट किया गया, वो लैम्डा ऑलमोस्ट सेम आ गया। तो इसका मतलब ये मान लिया गया कि डी ब्रोगली का स्टेटमेंट सही था, उसने सही सोचा था, उसने सही थिंक किया था कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण जिनका मास लगभग ना के बराबर है, उनमें वेव नेचर होता है। ये डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया। फिर हाइजेनबर्ग और कुछ बात किसने बताई, सोडिंगर ने बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कई सारे कांस्टेंट हमें दिए, उनमें हमें क्वांटम नंबर्स दी, NLM, एस नहीं दिया, एस तो स्टेशनरी है, इस पर मेरी बात अगली क्लास में करूंगा। आज मेरी बात थोड़ी सी यहां और मुझे करनी है और खत्म भी करनी है। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण की यथार्थ स्थिति तथा यथार्थ संवेग प्रयोगों द्वारा एक साथ ज्ञात कर पाना असंभव है। यह था हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल। वो कहता था कि दोनों की यथार्थ स्थिति और मोमेंटम, यानी मैंने कोई पार्टिकल मान लो वो चक्कर लगा रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, और वो मान लो यहाँ पर जहाँ मेरा पेन है, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद यदि हम उसकी एनालिसिस करेंगे तो मुझे अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उससे यहाँ मिलना चाहिए, पता चला वो यहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पाया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है जो मैं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से चलूंगा तो मेरे मिलने की संभावना इस जगह पर होगी, मैं वहाँ ना पाया गया, उसके आगे पीछे कहीं पा गया। तो ये मतलब था कि यानी कोई चीज़ जो घूम रही है उसके घूमने के बाद यहाँ के बाद उससे इस, मान लो वो घूम रही है यहाँ से बाद उससे घड़ी के ऊपर से निकलना चाहिए, पता चला वो यहाँ से निकल गई, वो यहाँ से निकल गई। तो इसका मतलब है कि उसकी यथार्थ स्थिति और उसका यथार्थ संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, आपको निकालना मुश्किल हुआ। करेक्ट। तो फिर उन्होंने इन बातों से एक इक्वेशन दी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई ले लिया। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, एच अपॉन 2 पाई अपॉन 4 पाई 6 पाई, ये सब इंटीग्रल मल्टीपल है। अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग इंटरवल्स लिए हैं, तो इन पर आपको दिमाग नहीं लगाना, जो जिसने लिया है आपको वहीं सोच के अपनी बात को आगे बढ़ाना है। अब देखो साहब, यहां से जब उन्होंने इक्वेशन ली तो अब तुम अच्छे से जानते हो कि ये जो इक्वेशन उन्होंने ली, क्या ली, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई ली। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, ये मैं सामने आ गया तुम्हारा, अब हट जाता हूं तुम जल्दी से, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब अच्छे जानते हो डेल्टा पी क्या होता है, एम इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अब तुमको ये बात पता है कि जब तुम इसमें पुट कर दोगे तो डेल्टा एक्स इंटू में, यार ध्यान रखना थोड़ा, एक्स को मैं ऐसे कर देता हूं तो इंटू समझाने में अच्छा, इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये इक्वेशन आपकी फाइनल आ गई। अब इसमें आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, जहां पर डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी है, किसकी, अनिश्चितता है, किसकी, स्थिति की, पोजीशन की, और डेल्टा पी क्या है, संवेग की अनिश्चितता है, और डेल्टा वी क्या है, वेलोसिटी की अनिश्चितता है।
यानी अनसर्टेनिटी जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है किसकी, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, यहाँ जो आपको दिख रही पोजीशन की, ये अनसर्टेनिटी जो डेल्टा वी है वो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी की है। क्लियर। अब देखो इसमें बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारे रिलेशन बनाते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चंस भी इससे बना के दिखाते हैं। पहले एक रिलेशन बनाते हैं, जरा देखना। एक इक्वेशन और बनती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा मैं यहीं से समझा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इसको बाद में आप ये सब कॉपी भी करना है, ध्यान रहे, ये मज़ा नहीं हो रहा है यहाँ, मज़ा नहीं हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मज़ा नहीं हो रहा है, पढ़ना है, कॉपी भी करना है। देखो हमको पता है कि जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम यानी वो m इंटू वी है। एक मिनट रुक जाओ, मोमेंटम को पहले लिखे तब मजा आएगा। तो अब जैसे हमने यहाँ लिखा मोमेंटम, तो मोमेंटम जो है जिसे हम संवेग भरा बोल रहे हैं वो m इंटू क्या है, v है, मास इंटू वेलोसिटी है। ठीक है, अब ये मास इंटू वेलोसिटी है तो इसमें हम क्या करें, टाइम का मल्टीप्लाई कर दें। बहुत ध्यान देखना, टाइम का ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम ये फोर्स के बराबर हो गया, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है, तो टाइम यदि मैंने यहाँ पर टाइम इंटू टाइम का मल्टीप्लाई किया तो बाय यूनिट एंड डायमेंशन ये चीज़ फोर्स के बराबर आ गई। तो ये आगे आ गया फोर्स इंटू क्या आ गया, टाइम आ गया। अब देख राजा, फोर्स इंटू टाइम है और इधर मोमेंटम है, तो मोमेंटम को अपन पी लिख लें, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्या सर दौड़ेगा, हम पी लिखते ही हैं, तो पी ले लिया। अब पी में हमने मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस का, यहां भी हमने मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस का। अब हम ध्यान से देखना, जो फोर्स है और डिस्टेंस है, यानी ये फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये जो तुम्हारा है ये एनर्जी के बराबर हो जाएगा, तो इक्वल टू ई इंटू टाइम आ गया। अच्छा, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस एनर्जी के बराबर होगा, तो इंटू टाइम आ गया। अब देख, अब मैं इसको, ये तो जनरल कंडीशन थी, अब मैं इसको लेता हूं इनके अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा के हिसाब से। तो मैं यदि यहां लिखूंगा डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, तो ये बराबर इक्वेशन बनेगी डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, ये बनेगी। तो अब ये डेल्टा एक्स दिख रहा ना, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा इंटू डेल्टा टी, ये देखो आ गया, सारा आ गया। अब मैं यदि यहाँ रिप्लेस कर दूं इसको, इसकी जगह पर मैं इसे रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पर एक नई इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये इक्वेशन आ गई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये बहुत इजी बातें हैं, कठिन नहीं है कुछ भी, बड़ा मजा आता है इस सब पढ़ने में, है ना। अब हम इन पर न्यूमेरिकल्स बहुत सारी बातें लाएंगे। पहले मुझे एक बात और बतानी है। अब मैं यहाँ पर आगे आ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, मैं आगे ये बढ़ा कि यहाँ पर मेरे मन में ये बात आई कि इफ मान लिया जाए कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू ए डेल्टा पी के, कोई भी लिख दो, पहले p इज इक्वल टू डेल्टा एक्स लिख दो या डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पी लिख दो, वो आपकी मर्जी है। तो यानी जो आपने मोमेंट की अनिश्चितता और पोजीशन इन स्थिति की अनिश्चितता ये आपने इक्वल कर दी, ठीक है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, तो ध्यान देखना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन होता है 4 पाई। यदि आप बराबर करोगे, अब आपको इक्वेशन किसके टर्म में चाहिए, हमें इक्वेशन डेल्टा वी के टर्म में चाहिए। यानी ये कह रहा है कि यदि ऐसा हो तो डेल्टा वी बराबर वो क्वेश्चन मार्क बोल रहा है हमें चाहिए, बताओ क्या होगा, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएंगे। आजा फटाफट। तो डेल्टा वी के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि डेल्टा पी जो होता है वो बराबर होता है एम इंटू डेल्टा वी, बोलो होता है कि नहीं। अब यहाँ लगा देते हैं हम, तो देखो बहुत ध्यान समझना, इतना आसान नहीं होगा ये। अब ये इसके बराबर होता है, ये इस टर्म में हमको ये एक्सप्रेशन चाहिए, ध्यान रखना। तो मेरे भाई हम डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी पुट करें कि डेल्टा पी की जगह डेल्टा एक्स पुट करें। मुझे लगता है समझदार लोग हो, आपने से कई ने बड़ी तेजी से चैलेंज किया होगा मेरे को ऐसे थम्स दिखाते हुए, सर आपको डेल्टा पी के टर्म में क्वेश्चन को लेके चलना है तभी आप वी ला पाओगे, यदि आप एक्स के टर्म में चलोगे तो वी नहीं ला पाओगे। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर डेल्टा पी का होल स्क्वायर लिख के ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई लिखूंगा। बिल्कुल सर, अब इसको हटा दो, तो डेल्टा पी बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एच अपॉन पाई आ गया।
ठीक है, ये तो पी के टर्म में रिलेशन हो गया। अब P बराबर m इंटू डेल्टा वी है, तो m इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एच अपॉन क्या आ गया पाई। अब यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू निकालो तो 1 अपॉन आ गया 2m अंडर रूट एच अपॉन क्या आ गया पाई। कैसे 2m, m को उधर भेज दो, ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया। तो ऐसे कई एक्सप्रेशन और कई क्वेश्चंस, अब मैं वहीं आ रहा हूँ, कई एक्सप्रेशन, ये मैंने तुम्हें बात समझा दी, ये एक एक्सप्रेशन तुम्हें हमने निकाल के दिखा दिया। अब इन्हीं सारी बातों को लेके मैं अगली क्लास में आगे बढ़ूंगा। अब क्या बढ़ूंगा मैं अब आगे? अब मैं सबसे पहले यहीं से एक बात स्टार्ट करूंगा जो मेरे अगले वाले पॉइंट पर आने वाली है, वो ये कि हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग, उसकी अनसर्टेनिटी के अकॉर्डिंग, किसकी पोजीशन, जो उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी, उसके आधार पर कैसे हाइजेनबर्ग ने यह बात बोली कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, दो फोर्स उनको जो बांध के रखते हैं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, तो वो जो फोर्सेस होते हैं वो तो सब ठीक है, बांध के रख रहे हैं। फिर भी मेरे मन में आता है कि जब पूरा मास न्यूक्लियस में केंद्रित है, पूरा चार्ज वहां केंद्रित है, तो वो कहे नहीं पूरा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ट्रैप कर जाता, घुस जाता है। तो ये हाइजेनबर्ग ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उससे अंदर जाने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से भी 100 टाइम्स अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। इसके लिए आपके पास इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए ये कभी भी संभव नहीं होगा। फिजिक्स इसी बात को केक कैप्चर के नाम से समझाएगी और हम समझाएंगे हाइजेनबर्ग से, लेकिन ब्रेक के बाद। धन्यवाद।